तो गाइस ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। म्योंग खुश होते हुए कहता है कि टैंग फैमिली के प्रिंसेस के साथ मैरिज, तुम ऑसम हो यूंग। तो हमारा एमसी कहता है कि बकवास करना बंद करो, क्या ये इतनी बड़ी बात है? म्योंग बोलता है कि बिल्कुल ऐसा है, ये मैरिज टैंग फैमिली के पॉइजन मास्टर द्वारा प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि तुम सीधे किसी प्रिंसेस के साथ शादी करो। अगर तुम हमारी उम्र के आसपास की किसी प्रिंसेस के बारे में बात कर रहे हो तो हमारा एमसी कहता है कि ये केवल टैंग सेरियोंग ही हो सकती है, तो हम लोग इसको प्रिंसेस ही कहेंगे। म्योंग कहता है कि ह्यूंग तो सिचुआन से भी नहीं है, तो तुमको कैसे पता कि वो कौन है? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ओ मैंने तो पहले ही उसका नाम सुना था। तो वो बोलता है कि ये बात समझ में आती है, वो प्रसिद्ध होगी क्योंकि वो एक टैंग फैमिली से है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि बेशक मैं सिर्फ उसका नाम नहीं जानता, मैंने उसे पहले भी इन्हीं आंखों से देखा है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। पॉइजन ड्रैगन एम्परर टैंग सेरियोंग पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वॉर चल रही होती है। और हमारा एमसी बताता है कि फ्यूचर में होने वाले डेमन क्लेन के साथ वॉर में उन्होंने मोरियम अलायंस के रिक्वेस्ट पर पार्टिसिपेट लिया। 3 बंदे अटैक करते हुए कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स बहुत कमीने और बास्टर्ड वीक बहुत ज्यादा है, वो अलायंस द्वारा मर्सनरी हैं, उन्हें मार डालो जल्दी से। तो हमारा एमसी को पर एक बंदा अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी इसको ब्लॉक कर लेता है और उसको एक मारता है जिससे वो वहीं मर जाता है। एक बंदा बोलता है कि सीमा पीछे ढकेल दी गई है, मोरियम अलायंस के कमीने खत्म हो गए हैं, हमें भागना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि बेवकूफ, जब हम इतनी दूर आ गए हैं तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? तभी हमारे एमसी के पीछे 3 बंदे अटैक कर देते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कहता है शिट ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों पर एक अटैक होता है और एक लड़की की होती है अटैक। और हमारा एमसी इसके बारे में बताता है, वो इस स्थान पर मेरी मुलाकात टैंग सेरियोंग से हुई और हमें इसका चेहरा दिखाया जाता है और ये बोलती है कि अपने सैनिकों को वापस बुलाओ, मोरियम अलायंस के मर्सनरी के सैनिक। और वो डिवाइन पॉइजन ड्रैगन का अटैक करती है जिससे वो सब लोग भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं जल्दी करो, रिट्रीट करो, लेकिन वो लोग कोई नहीं बच पाते और वो लोग वहीं मर जाते हैं। और हमारा एमसी और बाकी सब लोग ये देख के कह रहे होते हैं कि वो भागने के लिए कहीं भी नहीं जा सके और लोग चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे बचाओ बचाओ। प्रिंसेस आती है और कहती है कि हमें अगले प्लेस पर जाना चाहिए और हमारे एमसी से कहती है कि मेरे हमलों से बचकर भागने वालों का ध्यान रखना। वो गुस्से से कहती है कि वो डेमन क्लैन बास्टर्ड, उन सभी को मैं मार डालूंगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो अभी भी मेरे दिमाग में ताजा है, वो ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। म्योंग खुश होते हुए कहता है कि वो कहते हैं कि टैंग फैमिली की सभी लेडीज सुंदर है, मैं सच में जेलस हूँ। हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैंने मना कर दिया उनका प्रपोजल। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों खड़े होते हैं और हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस प्रपोजल को रिफ्यूज करना होगा। तो टेंशन कहता है कि क्या मैं रीजन पूछ सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी एक बेटी आपको पसंद नहीं आई? तो हमारा एमसी कहता है कि ये वो बात नहीं है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना इस समय मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो टेंशन बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुमको निश्चित रूप से मैरिज स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर तुमको अपने फैमिली और टैंग फैमिली दोनों से समर्थन प्राप्त हो सके तो। तभी हमारा एमसी कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट जो इस तरह से मजबूत बन जाता है, क्या वो सच में हाफ ओचन होगा या सिर्फ पॉइजन एम्परर का टॉय? और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। ये सिचुएशन देख के बीच में म्यूचुअल आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को शायद एक ब्रेक लेना चाहिए और शांत हो जाना चाहिए। टेंशन कहता है कि ये बोल्ड बातें। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि यंग जनरेशन अनोखी विशेषता थी, बोल्डनेस? तो टेंशन बोलता है कि मेरी हार हुई, सोचो इस उम्र में मुझे इतनी निराशा मिलेगी। तो फिर इस बारे में क्या ख्याल है? जब तुम 15 वर्ष के हो जाओ तो सिचुआन में घूमने आना। तुम इतने ठंडे तो नहीं होगे कि ऐसी बातों को रिफ्यूज कर दोगे, है ना? प्रिवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं तो वैसे भी 15 साल की उम्र से ही चलना शुरू करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने प्रॉमिस स्वीकार कर लिया है। और म्योंग ये सब बातें उसका सुनकर उसको कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि लेकिन उससे पहले मैं ऐसा करूं, मुझे पहले कुछ काम करना है। हेवनली थंडर स्टेप को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिवॉर्ड के रूप में मैंने परीक्षा देने के लिए पर्याप्त योगदान दिया। तो हमारा हमसे खड़ा हो जाता है और कहता है कि म्योंग मुझे तुरंत कहीं जाना है। तो वो पूछता है कि लेकिन कहाँ? तो हमारा हमसे कहता है कि मुझे रिवेंज लेना है उस बच्चे से। फिर वो लाइब्रेरी में आ जाता है और कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर तुम कहाँ हो, मैं ट्रायल लेना चाहता हूँ। तभी उसे पीछे से आवाज आता है और कहती है कि तुम फाइनली आ ही गए। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि तुम फिर से टूट गए हो। ट्रायल वाली बच्ची कहती है कि हाँ सोचन, और अपनी पार्टिंग पोजीशन लेते हुए कहती है कि इस बार मैं तुम्हें सरेंडर करने के लिए फिर से मजबूर कर दूंगी। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मैं इस बार पास हो जाऊंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे एमसी से कहती है कि किंग क्योंकि तुमको सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड का यूज करना होगा, मैं ये सोचन को दूंगा। और हमारा एमसी उसको ले लेता है और वो बताती है कि ये लाइब्रेरी की पावर से बनी स्वॉर्ड है, ये टूटेगा, ये घिसेगा नहीं। और हमारा एमसी उसको देख अपने मन में कहता है कि वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अब उसे दोबारा देख कर भी मुझे कोई अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं भी चेंज हो गया हूँ। मैंने सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड और हेवनली लाइटनिंग स्टेप को भी ऑब्टेन किया है और मैंने कुछ एलिक्सर भी लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर आके कहती है कि तब मैं दोबारा कंफर्म करूंगी, क्या तुम एडमिनिस्ट्रेटर की एग्जाम देना चाहोगे?
तो हमारा एमसी भी रेडी होते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं ये चुनौती स्वीकार करूंगा। ट्रायल वाली बच्ची कहती है कि मैं तुमको ऐसा बना दूंगी कि तुम इसे दोबारा चुनौती नहीं दे सकोगे। और हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है कि अगर मैंने सही अनुमान लगाया है, वो बच्ची उस हेवनली डेमन का रिकॉर्ड जब वो छोटी थी। मुझे नहीं पता कि लाइब्रेरी में ऐसा चीज क्यों है, लेकिन मुझे ध्यान लगाना चाहिए। मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे मैं हेवनली डेमन का सामना कर रहा हूँ, मुझे अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। और हम देखते हैं कि तभी ट्रायल बच्ची तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है और हमारा एमसी कहता है कि वो कहाँ गई। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे आ जाती है और एक अटैक बना के हमारे एमसी को मारती है, जिससे वहाँ के जमीन भी टूट जाते हैं। और लड़की कहती है कि पास मुझे हंसी मत दिलाना बेवकूफ। लेकिन जैसे ही देखती है तो हमारा एमसी वहाँ नहीं होता है और कहती है कि क्या वो कमीना यहाँ से चला गया। और हमारा एमसी हेवनली लाइटिंग स्टेप का यूज करके उसके पीछे आ जाता है और अपना अटैक बनाते हुए कहता है कि अपना मुंह पर कंट्रोल करो। क्या तुम बड़ों से ऐसे ही बात करती हो? अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम्हारे फोरहेड पे फ्लिक करूंगा। और एक अटैक करने वाला होता है हमारा एमसी उसके ऊपर। और वो लड़की भी कहती है कि हेवनली डेमन एम्परर रूलिंग स्टेप, और उसके भी एक एनर्जी निकलने लगती है। और हमारा एमसी ये देख के कहता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है? और उन दोनों की एनर्जी आपस में एक दूसरे से टकराती है। एडमिनिस्ट्रेटर भी ये देख के शॉक होकर कहती है कि वो लाइट ये हो सकता है क्या? अटैक हो जाने के बाद हमारा एमसी जमीन पे पड़ा होता है और वो लड़की कहती है कि तुम वाकई इसे सहन करने में कामयाब रहे। मुझे लगा था कि तुम मर जाओगे। क्या तुमने उस क्षण को रोकने के लिए ओरिजिन एनर्जी का यूज किया था? एटीट्यूड में कहती है कि तुम जमीन पर क्यों हो? मेरे फोरहेड पर फ्लिक क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा एमसी भी कहता है कि तुम छोटी बच्ची, अगर लाइब्रेरी न होती तो मेरा बॉडी वेपोराइज हो जाता है उस टेक्निक से। तभी उस ट्रायल वाली बच्ची के सर पर एक पंच मारती है एडमिनिस्ट्रेटर। ट्रायल वाली बच्ची रोते हुए कहती है कि तुम क्या कर रही हो? हम एग्जाम के बीच में हैं, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि ये टेक्निक अभी सैक्रेड फ्लेम डिवाइन आर्ट में मिलाया गया था, है ना? ऐसा लगता है कि तुम मेरे पीठ पीछे लाइब्रेरी में ताक झाक कर रही थी। तो वो भी बोलती है कि क्या? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सैक्रेड फ्लेम डिवाइन आर्ट? बिल्कुल नहीं, सैक्रेड फ्लेम डेमन क्लैन के सैक्रेड फ्लेम सेक्ट से है। पहला हेवनली डेमन पावर रिप्रेजेंट करता है हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट को और दूसरा फायर रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड फ्लेम डिवाइन आर्ट को। सैक्रेड फ्लेम सेक्ट का सेक्ट लीडर बनने के लिए ऐसा कहा जाता है कि पर्सन को दोनों पावर्स का यूज करने में सक्सेसफुल होना चाहिए। और सैक्रेड फ्लेम सेक्ट लीडर के लिए हेवनली डेमन की असली पावर, जब तुम मैनिफेस्ट कर लोगे तो दोनों पावर्स का मिलाओ और उन्हें एक रूप में यूज कर सकते हो। ये फ्लेम हेवन को भी रीच कर सकता है। वो हेवनली फ्लेम सेक्ट का हेवनली डेमन है। और हमारा एमसी उन दोनों को देखते हुए कहता है कि तुम मुझे बता रहे हो कि वो इतनी कम उम्र में दोनों पावर्स का यूज करने में सक्सेसफुल थी? वो बच्ची वो किस युग की हेवनली डेमन है? प्लस इसके अलावा हेवनली डेमन एक पास्ट था जिसने मार्शल आर्ट लाइब्रेरी तक पहुंच बनाई और अपनी यादें पीछे छोड़ गया। रुको, ये दो लोग, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें मुजिन और हेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ देख के शॉक हो जाते हैं। तभी हेड कहता है कि जल्दी से म्यूचुअल से कांटेक्ट करो। तो वो भी बोलता है कि ठीक है। और वो हेड कहता है कि मुरीम अलायंस, और नोट में लिखा होता है कि अभी लौट आओ। और वो बोलता है कि वहाँ क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर उस बच्ची से वो पावर छीनने लगती है और कहती है कि मैं सैक्रेड फ्लेम डिवाइन आर्ट को तुमसे ले रही हूँ। तो ये बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे उसे वापस दो। सैक्रेड फ्लेम के वेंटिंग फायर चाहने में क्या गलत है? ये वो पावर नहीं थी जो तुमको 7 साल की उम्र में तुम्हारे पास थी। तो हमारा एमसी कहता है कि तो फिर करंट एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में क्या ख्याल है? हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट और सैक्रेड फ्लेम डिवाइन आर्ट, क्या तुम दोनों का यूज कर सकती हो? अगर मेरा गेस सही है तो एडमिनिस्ट्रेटर, क्या तुम ही हेवनली डेमन थे? तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा ही शार्प है। हालांकि इस अवसर से तुमको एक बात सीखनी चाहिए और ये तुमको कभी नहीं करना चाहिए। किसी वुमन के पास्ट बारे में नहीं पूछना चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने अपना एक यंगर वर्जन क्यों बनाया? क्या तुम खुद मेरा सामना नहीं कर सकते थे? एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि ऐसा है क्योंकि अगर मैं तुमसे सीधे तौर पर बहस करूं या लड़ाई एक मजाक होगी, लेकिन ये फनी भी नहीं होगा। ओह गॉड, हमने बहुत ज्यादा बात कर ली है। चलो अपना एग्जाम कंटिन्यू करो। क्या सोचन मुझसे छोटे को हरा सकता है? तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ट्रायल वाली बच्ची एक पंच मारती है, लेकिन तभी हमारा एमसी अपने शॉट से एक अटैक करके उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। तो ये बोलती है कि ओह, क्या ये सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड है? तभी हमारा एमसी दूसरा फॉर्म भी उसका इस्तेमाल करता है। ट्रायल वाली बच्ची कहती है कि तुम अभी भी बहुत अनाड़ी हो, इस लेवल पर तुम मेरी मूवमेंट को भी नहीं रोक सकते। हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम इस आघात के बाद भी उस तरह बात कर पाओगे? तभी हमारा एमसी सुप्रीम स्वॉर्ड का तीसरा फॉर्म यूज करता है, लेकिन वो लड़की आके अपनी एक पैर से किक मारती है जिससे उसका अटैक खराब हो जाता है। तो हमारा एमसी देख के कहता है कि शिट, ये क्या बकवास है। और हमारे एमसी के मुंह पे एक जोरदार किक मारती है जिससे वहाँ बहुत
ब्लास्ट हो जाता है और हमारे एमसी के ऊपर आकर कहती है कि ऐसा लग रहा था कि तुमने बहुत सी चीजें सीख ली है, इसलिए मैंने अपनी उम्मीदें लगभग बढ़ा ली, लेकिन क्या तुम बहुत कमजोर नहीं हो? तुम जरा भी नहीं बदले जब से तुम पहली बार लाइब्रेरी में आए हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने नहीं, क्या कुछ बदला है? तो वो लड़की फिर से अपने पंच में पावर लाते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई तरकीब नहीं बची है ना? अब मेरी बारी है, जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ने की कोशिश करो। तभी एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे से आवाज आती है, तुम बहुत अच्छे हो। और एक बंदा स्माइल देते हुए कहता है कि भले ही तुम उसे इस तरह से चम्मच से खाना ना खिलाओ, अगर तुम उसे लगातार पीटते रहोगे तो वो फाइनली इसका पता लगा ही लेगा। तुम सच में नरम हो गए हो एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर भी उससे कहती है कि क्या तुम कंप्लेन कर रहे हो? तो ये बंदा कहता है कि नहीं, एग्जाम की विधि निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटर का निर्णय है। मैं तो बस ये जानने को क्यूरियस हूँ कि क्या वो बच्चा अपना काम सही ढंग से कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के एग्जाम के लिए तुमको हारना ही है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं बदला, केवल एक चीज बदली है, वो है जो लाइब्रेरी ने तुमको दिया है। लाइब्रेरी की वास्तविक पावर प्राप्त करना और आगे बढ़ने के लिए तुमको ये समझना होगा, अपनी कमजोरी को पहचानना और फिर उसके सामने समर्पण करना, यही पहले फ्लोर की परीक्षा है। हालांकि लाइब्रेरी से मिलने से पहले वो लड़का बहुत कमजोर था, उसके लिए अपने नए नए मजबूत सेल्फ को छोड़ना बहुत हार्ड होगा, लेकिन तुम उस आदमी के साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रही हो? तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि क्योंकि सोचन बहुत हैंडसम है और काइंड भी है, तुम्हारे जैसा नहीं बेकार। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि क्या बकवास है, ऐसा कोई दुबले पतले कमीनों की तुलना में मैं बहुत ज्यादा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटर चिढ़ते हुए कहती है कि प्लीज अब रुक जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह जबरदस्ती बंद कर दूं। बेशक बात सिर्फ इतनी नहीं है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेटर ने लाइब्रेरी से तब मुलाकात की जब हम पहले से ही मजबूत थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा ताकत की यादें थी, इसलिए हमें नर्मता का अनुभव करने की जरूरत थी। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। तो वो बोलता है कि लाइब्रेरी कैसे डिसीजन करेगा, कोई ऐसा पर्सन जो पहले से ही जानता है कि वो कमजोर है। ट्रायल वाली बच्ची हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि एग्जाम हॉल में भी इनर एनर्जी इनफाइनाइट नहीं होती, अगर तुम उसी फुटवर्क का यूज करते रहोगे तो तुम ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे। तो हमारे एमसी को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और अपने मन में कहता है कि मैं बस भाग रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई एंड नहीं है। चलो आगे बढ़े और इसका ओपनिंग तलाश करते हैं, बस थोड़ा सा तेज। लेकिन हमारा एमसी तभी नीचे गिर जाता है और ये बच्ची कहती है कि मैंने तुम्हें अभी तक लात भी नहीं मारी। तो हमारा एमसी उठ के अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं बहुत लालची हो गया और अपनी स्पीड पर कंट्रोल खो बैठा। ये बहुत एम्बैरेसिंग बात है। जैसे कि बच्ची ने कहा, मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं है, मैं तो उस मिरेकल पावर का भी ठीक से यूज नहीं कर सकता जो लाइब्रेरी ने मुझे दी है। अभी हमारा एमसी भी रेडी हो जाता है। तो ये बच्ची कहती है कि सोचो तुम मुझ पर पहला हमला करोगे, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? और अपनी हेवनली डेमन एम्परर स्टेप का यूज करके हमारे एमसी के चेस्ट पे जोरदार मारती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी सुप्रीम स्वॉर्ड का थर्ड फॉर्म यूज करता है उसी के सामने और कहता है कि ये सुप्रीम स्वॉर्ड बहुत ज्यादा ही एनर्जी मेरी कंज्यूम करती है। इन शॉर्ट तुम्हारे पास इनर एनर्जी इकट्ठा करने की जरूरत है ना? ये देख के वो बंदा भी कहता है कि ये बच्चा ये हो सकता है। और हमारा एमसी अटैक करते हुए कहता है कि अगर बात एनर्जी की है तो ये बहुत कुछ मौजूद है, वो बिजली की एनर्जी जो मैंने हेवनली लाइटनिंग स्टेप से हर जगह फैलाई। और हमारा एमसी इनफाइनाइट क्राउन ऑफ द हेवन का यूज करता है जिससे उस लड़की को उस एनर्जी में डिवोर कर लेता है। ये देख के ये बंदा कहता है कि वो दो मार्शल आर्ट को एक साथ गदर कर लिया है और हमारे एमसी का अटैक भी उसको लग ही जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि फाइनली मैंने कर ही दिया और वो लोग सीधा आके गिर जाते हैं जमीन पर। ये देख के एडमिनिस्ट्रेटर अपने मन में कहती है कि उन्होंने इस एग्जाम को डिजाइन कर लिया जिसे इम्पॉसिबल माना गया है और उसी समय उन्होंने अपनी कमजोरी को भी स्वीकार किया। और ये बंदा भी अपने मन में कहता है कि वो इनफाइनाइट क्राउन ऑफ द हेवन को खींचने में कामयाब हो गया, सुप्रीम स्वॉर्ड से डिफरेंट मार्शल आर्ट का यूज किया। एक इंटरेस्टिंग बास्टर्ड अंदर आया है और हमारा एमसी बहुत जोर जोर हाँफ रहा होता है। तो पीछे से एडमिनिस्ट्रेटर से वो बंदा कहता है कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से बेकार नहीं है। तो ये चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम फाइट शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? तो वो बंदा जाते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म करो और उसे मेरे पास लाओ, मेरा मतलब है कि मेरे सेकंड फ्लोर पर। तो हमें पता चलता है कि ये सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि फाइनली उसे भी सोचन पसंद आ गया, लेकिन इस आदमी को देखो, वो अभी भी चिड़चिड़ा बिहेवियर कर रहा है। तो हमारा पीछे से एमसी कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही ओरिजिन एनर्जी को यूज कर लिया जिससे मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही है। मिस, क्या आप मुझे उठा सकती हैं? तो ट्रायल वाले बच्चे हमारे एमसी का हाथ पकड़ के उठाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में गलत विचार आया होगा। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अंत में ऐसा कोई चाल चलोगे। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो तुम्हारा एमसी कहता है कि नहीं, मैं सच में तुम्हारा आभारी हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने आप पर नजर डाल सका। मुझे लगता है कि ये क्रिस्टल बन गया, इससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। और हमारा एमसी
उसके सर पे मारता है तो ये चिल्लाते हुए उससे कहती है कि ये अचानक क्या हो गया, ये तो एक वार्म फेयरवेल जैसे लगने लगा। तो हमारा अंशी कहता है कि माफ करना, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटर आके कहती है कि ये सब एक्ट था, इसलिए गलत मत समझना इसे। तो हमारा अंशी उससे कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी टॉम थी एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर भी उससे कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक डिफिकल्ट जगह में पली हूँ, मैं एम्बेरेसिंग हूँ, तो फिर मुझे अनाउंस करनी होगी तुमने फर्स्ट फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम पास कर लिया है। और वहाँ सिस्टम भी आने लगता है। सिस्टम में लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट फ्लोर का एग्जाम पास कर लिया है। यूजर का प्रमोशन रिव्यू हो रहा है और वो कहीं और ही आ जाता है। तो हमारा एमसी भी देख के कहता है कि ये तो स्पेस है और हमें बताया जाता है इस मिस्टीरियस स्पेस और यहाँ अपीयर हुए अच्छे एनर्जी में सोचन ने ये सब महसूस कर सकता था। अगर वो उन लाइट्स को फॉलो करता है तो वो अपने डिजायर तक पहुंच सकता है, लेकिन साथ ही वो इसे अपनी बोन्स में महसूस कर सकता था। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं अभी भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। सिस्टम पे लिख के आता है कि प्रमोशन रिव्यू फिनिश हो गया है, आपकी यूजर की रैंकिंग चेंज हो गई है, 1 स्टार से 2 स्टार हो गई है। अब आप सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरी में जा सकते हैं। सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं और हमारा एमसी कहता है कि ये लाइब्रेरी की सेकंड फ्लोर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि हाँ, पहली फ्लोर से इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसके बजाय तुम्हारे पास कई मार्शल आर्ट यहाँ होंगे और तुम लाइब्रेरी के कुछ अदर फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो हमारा एमसी भी खुश होते हुए कहता है कि अदर फंक्शन क्या है ये। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हो। हमारा एमसी उसको देख के कहता है कि ये बंदा कहाँ से है। हमारे एमसी को भी याद आता है और कहता है कि हाँ, ये बंदा वही है जो फर्स्ट फ्लोर के स्पेस को क्रैक करके यहाँ आया था। और उससे कहता है कि क्या तुम सेकंड फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो गाइस मैं तुम लोग को बता देता हूँ, जो लड़की है वो फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर है और ये सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर है। तो सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से अनजान नहीं हो। तो हमारा एमसी उसके सामने ग्रेट करते हुए कहता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर को नमस्कार करता हूँ। तो सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि ये सब बंद करो, इससे मुझे इस तरह की बकवास चीजें पसंद नहीं है। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि ठीक है और अपने मन में कहता है कि ये पर्सन क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका एटमॉस्फियर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर से डिफरेंट है, लेकिन ये डेफिनेटली सुपर स्ट्रॉन्ग होगा। और हंसते हुए हमारे एमसी के पीठ पे मारते हुए कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी आंखें हैं दूसरों को देखने के लिए। और हमारा एमसी वहाँ गिर जाता है और ये देख के दोनों भी शॉक हो जाते हैं। और हमारा एमसी उठते हुए कहता है कि ये किस तरह की स्ट्रेंथ है, क्या तुमको लाइब्रेरी के अंदर चोट लगने से सेफ नहीं रहना चाहिए था। गुस्साते हुए फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें एक बुजुर्ग की तरह बिहेवियर किया जाना पसंद नहीं है। तो सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर भी उससे कहता है कि चुप रहो, इतनी दूर से गिरने में उसकी गलती है। हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि लेकिन अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसे कमजोर बॉडी को ले जाऊंगा और इसे हार्ड प्रैक्टिस करवा के इसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनवा दूंगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि सेकंड फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी बोलता है कि हाँ तुम क्यूरियस हो है ना। हमारा एमसी फर्स्ट फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर से कहता है कि फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर, क्या हम लोग अब दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और वो भी शांत होती है। और गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।